जब आंखें खुली तो परमानंद ने देखा कि दिन निकल आया था। रात को सोते समय उसने सोचा था कि सुबह वह जल्दी उठेगा। ऑटो रिक्शा वालों की हड़ताल थी, वरना कुछ कमाई हो जाती। वैसे आज के समय तांगा कौन लेता है? सभी तेज भागने वाली सवारी लेना चाहते हैं। ऑटो रिक्शा वालों की हड़ताल से कुछ उम्मीद बंधी थी, पर सिर भारी हो रहा था, बुखार सा लग रहा था। इच्छा हुई आराम करे, पर कमाएगा नहीं तो खाएगा, उसका क्या होगा? परमानंद जल्दी से उठा और रुस्तम को चारा पानी डालकर तैयार होने के लिए चल दिया। जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाकर उसे तांगा तैयार किया और सड़क पर जा पहुंचा। जल्दी ही सवारी भी मिल गई। 2 लोगों ने हाथ दिखाकर उसे रोका। उनमें से एक अधेड़ था और दूसरा नौजवान। कलेक्ट्रेट चलना है, अधेड़ आदमी ने पूछा। जी चलेंगे, परमानंद बोला। क्या लोगे? पहले तय कर लो, नहीं तो बाद में झंझट करोगे, नौजवान ने कहा। आप ही मुनासिब समझकर दे दीजिएगा। झंझट किस बात का? नहीं नहीं, पहले तय हो जाना चाहिए। हम 30 रुपये देंगे। चलना हो तो बोलो, नहीं तो हम दूसरी सवारी देखते हैं। ठीक है साहब, परमानंद बोला। और देखो, कलेक्ट्रेट के भीतर पहुंचाना होगा, बीच में ही मत छोड़ देना। गांधी मैदान का भाड़ा ही 30 रुपये होता है, भीतर अंदर तक तो 50 रुपये होगा। देखो, हमने जो कह दिया सो कह दिया, चलना है तो चलो। नौजवान की आवाज़ सख्त थी। परमानंद इनकार करने ही जा रहा था कि बुजुर्ग ने तांगे पर चढ़ते हुए कहा, चलो तुम 40 रुपये ले लेना, हम भी तो परेशानी में पड़े हैं। अब परमानंद इनकार न कर सका। उसके सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था और वह तकरार के मूड में नहीं था। ठीक है, 40 रुपये ही सही, परमानंद ने धीरे से कहा। टांगा सड़क पर सरपट दौड़ने लगा। ऑटो रिक्शा वालों की हड़ताल से सड़क खाली सी थी। रुस्तम भी रात के आराम से तरोताजा होकर तेजी से दौड़ रहा था। दोनों सवारी आपस में बात कर रहे थे। पता चला वे एक परिवार के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग परिवारों से हैं। शायद दूर का रिश्ता हो। दोनों बाढ़ के नुकसान के अनुदान के सिलसिले में कलेक्टर साहब के दफ्तर जा रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर सड़क की दूसरी ओर एक गिरजाघर दिखाई पड़ा। परमानंद ने देखा कि अधेड़ ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सिर झुकाया। नौजवान ने हैरानी से पूछा, आप ईसाई गिरजाघर को प्रणाम करते हैं? अधेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं किस देवी या देवता का आशीर्वाद मिल जाए और काम बन जाए। वे अधेड़ बता रहे थे, इस क्लेम को पाने के लिए मैं 50-60 हजार रुपये खर्च कर चुका हूँ। क्लेम 2 लाख रुपए का किया है। अपने 1 मंजिला मकान को 2 मंजिला दिखाया है। खेती का नुकसान भी 2 गुना दिखाया है और एक लंबी आह भरते हुए उन्हें आगे जोड़ा। देखें कितना पास होता है और मिलता क्या है। नौजवान ने हामी भरी। मैंने भी अपना खूब नुकसान खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाया है। मुखिया तो मानता ही न था। 30 हजार रुपये देकर उसे किसी तरह मनाया। मुलाजिम और चपरासी के हाथ अलग से गर्म करने पड़े। और कलेक्ट्रेट में तो खुलेआम लूट है। सभी मुंह खोले रहते हैं, बिना पैसा लिए कोई काम ही नहीं करता। फाइल आगे बढ़ाने के लिए हर बार चपरासी को चढ़ावा देना पड़ता है। लगता है कि सभी बाढ़ और सूखे के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। आगे गंगा किनारे एक मंदिर था। उन्होंने तांगा रुकवाया, उतरकर बगल की दुकान से तमाम तरह की मिठाइयाँ खरीदी और मंदिर में प्रवेश किया। जब वे वापस आए तो नौजवान ने कहा, इतनी सारी मिठाइयाँ चढ़ाने की क्या जरूरत थी? सुना नहीं, जितनी ज़्यादा शक्कर डालोगे हलवा उतना ही मीठा होगा। लंबा चौड़ा क्लेम है।
चढ़ावा तो बड़ा करना ही होगा। पंडित जी ने कहा है कि जितना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाओगे तो जल्दी फल मिलेगा। इस बाढ़ में तो परमानंद ने अपना सब कुछ खो दिया है। उसका सारा परिवार, उसकी प्यारी पत्नी, उसके 2 छोटे बच्चे, उसका बूढ़ा पिता, सबको इस बाढ़ ने निगल लिया था। एक छोटा सा मिट्टी का घर था गंगा किनारे सरकारी ज़मीन पर। सब कुछ, सारे लोग, घर का सारा सामान रात के अंधेरे में गंगा में समा गए। कुछ भी नहीं बचा। ये तो रुस्तम की मेहरबानी थी कि वह बच गया, नहीं तो वह भी गंगा की भेंट चढ़ गया होता। पता नहीं जानवरों को कैसे आने वाली मुसीबत का पता चल जाता है। शायद उसी के चलते उस दिन रुस्तम, जो बाहर बंधा था, रस्सी तोड़कर जोरों से हिनहिनाते हुए भाग खड़ा हुआ। परमानंद उसके पीछे दौड़ा। दौड़ते भागते हुए दूर निकल गए। रुस्तम लौटने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए परमानंद भी वहीं रह गया। जब वह लौटा तो सब कुछ खत्म हो गया था। तेज धारा के कटाव से उसका घर गंगा में बह गया था। तब उसके जीने की इच्छा भी मर गई थी। वह तो जिंदा रहा सिर्फ रुस्तम के लिए, जो उसका घोड़ा नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा था। वह उसका बेटा था और अब तो उसकी ज़िंदगी बचाने वाला भी। ज़रा जल्दी चलो, दिन भर ले लोगे क्या? नौजवान ने झुंझलाते हुए कहा। पहले ही इतनी देरी हो गई है। तांगा तेजी से भाग रहा था, और दिनों से कहीं ज़्यादा तेज। क्या उड़ाकर ले चले? तांगा ही तो है, मोटर गाड़ी नहीं, परमानंद ने मन ही मन कहा। पर उन लोगों को खुश रखने के लिए उसने घोड़े को ललकारा। चल बेटा, अपनी चाल दिखा, साहब लोगों को देर हो रही है। लेकिन उसने चाबुक नहीं उठाया। वह रुस्तम को कभी भी नहीं मारता था। जल्दी ही वे दोनों कलेक्ट्रेट पहुंच गए। अधेड़ ने 100 का नोट निकाला। बाकी के 60 रुपये दे दो भाई। छुट्टे के नाम पर परमानंद के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं छुट्टे कहाँ से लाऊं? उसने आसपास नज़र दौड़ाई। छुट्टे पैसे देने वाला उसे कोई न दिखा। छुट्टे लेकर चलना चाहिए ना, नौजवान बोला। अपने बटुए से उसने 30 रुपये निकाले। मेरे पास तो बस यही छुट्टे हैं, ले लो भाई, आज यही रख लो, बाकी फिर कभी ले लेना, अधेड़ ने कहा। परमानंद ने वे 30 रुपये ले लिए। पहली सवारी में ही घाटा। फिर उसने रुस्तम को देखा और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, चलो, तेरे लिए चारा पानी का इंतजाम तो हो गया। परमानंद सोच रहा था कि बाढ़ के अनुदान का अधिकार इन लोगों से ज़्यादा तो उसका था। उसका इन लोगों से ज़्यादा नुकसान हुआ था, पर वह कोई क्लेम नहीं कर सका था। घूस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ज़मीन जायदाद नहीं थी। उसका घर मिट्टी का था, जो सरकारी ज़मीन पर बना था। मुखिया 10,000 रुपये मांग रहा था। मुलाजिम की मांग अलग थी और कलेक्ट्रेट का खर्च अलग। कहाँ से लाता वो ये सब? बाढ़ में सब कुछ खो देने के बाद उसे कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। किसी ने सुझाया था, रुस्तम को बेच दो। ऐसा परमानंद कैसे कर सकता था? कोई अपने बेटे को बेच सकता है भला? उसने अपने रुस्तम को प्यार से थपथपाया। मेरा क्लेम तो तू ही है, मेरी सारी ज़रूरतों को तू ही पूरा करता है। रुस्तम ने गर्दन हिलाकर सहमति जताई। गले में बंधी घंटियां बज उठी और परमानंद के कानों में मधुर संगीत गूंज उठा। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।